वो है विशेष निधि। प्यारे विद्यार्थियों, विशेष निधि क्या होती है? अलाभकारी संस्थाओं द्वारा किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु एक विशेष निधि बनाई जाती है। जैसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, उसमें कितनी राशियां जो प्राप्त होनी है, इनकम कितनी प्राप्त होनी है, उस इवेंट विशेष पर कितनी राशि जो है हमारे द्वारा खर्च की जानी है, उसका जो भी हिसाब किताब है ये हम विशेष निधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्या होता है विशेष निधि? विशेष उद्देश्यों हेतु, जैसे खेल निधि, पुरस्कार निधि, किसी भी प्रकार का इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है उसके लिए निधि का निर्माण होता है। और इस निधि में जितनी भी राशि हम हस्तांतरित करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? विनियोग करते हैं। जैसे एक इवेंट जो है वर्ष की समाप्ति पर करवाया जाना है, यानी 31 दिसंबर को करवाया जाना है, तो जो भी राशि इस निधि में आएगी उसको हम क्या कर देंगे? इन्वेस्ट कर देंगे। और जाहिर सी बात है, अगर विनियोग करोगे तो उन पर ब्याज भी प्राप्त होना है। तो विनियोगों पर जो अर्जित ब्याज होगा वह आय व्यय खाते में नहीं जाएगा, इस निधि के अंतर्गत ही जो है हस्तांतरित किया जाएगा, क्योंकि वह अलाभकारी संस्था की इनकम नहीं मानना है। जैसा कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए हम जो भी है राशियां प्राप्त कर रहे हैं, उन प्राप्त राशियों को हम इन्वेस्ट कर देंगे, उन पर एनुअली मंथली जो भी ब्याज प्राप्त हो रहा है वो उसी के अंदर हस्तांतरित होगा, ना कि आय व्यय खाते में उसका हस्तांतरण किया जाएगा। किस प्रकार से? देखिए, एक क्लब के अंतिम खाते में निम्न मदों का व्यवहार किस प्रकार से करेंगे? कौन कौन सी मदें हैं? सबसे पहले लिखता है पुरस्कार निधि, जिसमें 80,000 रुपए जमा करवाए गए हैं। फिर क्या दे रखा है? उनका जो विनियोग है, इन्वेस्टमेंट, तो जितनी राशि पुरस्कार निधि में जाएगी उतना ही हम क्या करते हैं? उनको इन्वेस्ट करते हैं, यानी विनियोग करते हैं। और विनियोगों से इनकम कितनी हो रही है? विनियोगों से जो आय हो रही है वह 8,000 रुपए। यह आय कहां जाएगी? आय व्यय खाते में जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। यह राशि उसी विनियोगों के अंतर्गत क्या कर दी जाएगी? जोड़ दी जाएगी। और पुरस्कार वितरण पर कितना राशि खर्च हो रहा है? यानी 6,000 रुपए। देखिए, पुरस्कार निधि से जो राशि आपने प्राप्त की 80,000, और 80,000 की राशि को आपने क्या कर दिया? विनियोग कर दिया। उन विनियोगों पर 8,000 का ब्याज मिला, तो विनियोग कितने के हो गए? 88। लेकिन इसमें से जो 6,000 की राशि का आपने पुरस्कार वितरण किया है वह राशि जो है घटा दी जाएगी। किस प्रकार से? ये देखिए, इन्वेस्टमेंट कितना है? 80,000 रुपए का क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ये पुरस्कार निधि बनाई 80,000, जो इनकम हमने प्राप्त की है वो 8,000 रुपए क्या कर देंगे? उस निधि का बैलेंस बढ़ा देंगे। निधि कितने की होगी अपनी? 88 की। और उस निधि में से 6,000 रुपए हमने खर्च भी कर दिए, तो उस निधि का जो बैलेंस रहा है वह कितना आएगा? 82,000। ध्यान से सुनिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी प्रकार की जो विशेष निधि बनाई जाती है उस निधि में हस्तांतरित राशि को हम विनियोग कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। और जो भी उन विनियोगों पर ब्याज प्राप्त होगा वह उस निधि का शेष बढ़ाएगा। जैसा कि हमने 8,000 यहाँ पर ऐड किया है, और उस निधि में से कोई राशि खर्च की जाती है उस निधि के उद्देश्य विशेष हेतु, तो वह राशि जो है हम यहाँ से घटा देंगे, यानी कि लेस कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए, एक और मैंने उदाहरण लिया है। निम्न सूचनाओं से अलाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित करना है, दर्ज करना है। क्या क्या दर्ज करना है? मैच व्यय दे रखे हैं आपको 16,000 रुपए मैच का जो आयोजन किया था उसमें खर्च हो गए। मैच के लिए जो निधि बनाई गई थी वह 8,000 रुपए की थी। निधि में राशि का हस्तांतरण, यह विनियोग भी किया जाता है। और मैच निधि के लिए दान भी प्राप्त किया है। कितना दान प्राप्त किया है? 5,000 रुपए। और मैच टिकटों का जो विक्रय है वो कितने का हुआ है? 7,000। कुल मिला के देखा जाए तो मैच निधि 8,000 की, 5,000 का जो है इस पर अपने को क्या प्राप्त हुआ है? डोनेशन यानी दान प्राप्त हुआ है। तो 8,000 का हस्तांतरण, 5,000 दान, 13 और 7,000 रुपए जो है उस मैच में जो दर्शक आए हैं उनकी
टिकटों के वितरण पर भी प्राप्त हुआ है, तो टोटल प्राप्त राशि कितनी हो गई 20,000, जबकि मैच पर खर्च कितने हुए 16,000 रुपए। तो मैच निधि में कितनी राशि बच गई 4,000 रुपए की जो है राशि वो शेष रह जाती है। आगे प्रश्न में और चेंज करता है, यदि अन्य व्यय समान रहे और मैच व्यय जो है आपका 6,000 से बढ़ जाए। अगर मैच व्यय 6,000 से बढ़ जाता है, अभी मैच व्यय कितना है 16,000, तो 4,000 रुपए निधि में बच गया था। लेकिन अगर मैच व्यय 6,000 से बढ़ जाता है तो निधि में 4 बचे थे, 6,000 बढ़ रहा है, यानी 2,000 रुपए तो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। उस खर्च की राशि को कहां लिखेंगे, उस खर्च की राशि को हम आय व्यय खाते में प्रदर्शित करने वाले हैं। किस प्रकार से, ये देखिए, आपके मैच निधि में राशि थी 8,000, 5,000 का दान प्राप्त हुआ, 7,000 रुपए जो है हमने टिकट बेच करके राशि प्राप्त की, टोटल 20,000 प्राप्त हुआ और इसमें से 16,000 रुपए मैच पर खर्च कर दिए। तो निधि में कितनी राशि बची 4,000 रुपए। लेकिन यही ये कह रहा है कि ये जो खर्च की राशि 16,000 की जगह अगर 6,000 बढ़ के 22,000 हो जाती तो निधि में रुपए तो 20 है, खर्च 22 करना है, तो 2,000 रुपया कहां जाएगा, 2,000 रुपए आय व्यय खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। देखिए, यदि मैच व्यय 6,000 से बढ़ जाता तो निवल जो शेष होता वो घटावा होता, नेगेटिव चला जाता, माइनस में चला जाता, यानी नाम पक्ष जो है खर्चे जो है जमा से अधिक है और ये जो 2,000 रुपए का नाम शेष है कहां जाएगा, आय व्यय खाते में हस्तांतरित की जाएगी। सीधी सीधी सी बात है, 8,000 प्राप्त, 5,000 डोनेशन का, 7,000 टिकटों के विक्रय के, 20,000 प्राप्त हुए। अगर 16 खर्च हुए तो 4,000 निधि में रह गए, लेकिन 22 खर्च हुए तो 2,000 कहां से आएगा, आय व्यय खाते में उस राशि को प्रभावित किया जाएगा, आय व्यय खाते में उस राशि का हस्तांतरण जो है किया जाने वाला है। अब हम पढ़ते हैं सामग्री। सामग्री जैसे कोई लेखन संबंधी सामग्री हो या कोई खेल सामग्री हो, इसके अंतर्गत क्या करना है, आय व्यय खाते में वही राशि जाएगी जितना संबंधित सामग्री का उपभोग किया गया है या संबंधित सामग्री का उपयोग किया गया है। किस प्रकार से, उपयोग की गई सामग्री को आय व्यय खाते के नाम पक्ष में लिखा जाएगा, लेकिन जो शेष रह जाता है, जो बैलेंस होता है, उसे कहाँ लिखेंगे, तो निश्चित रूप से सामग्री का जो शेष है वह हमारा स्टॉक है, संपत्ति है, तुलन पत्र में जाएगा। कहाँ हस्तांतरित किया जाएगा, बिल्कुल बैलेंस शीट में उस राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। गणना किस प्रकार से करते हैं, विशेष ध्यान में रखना है, आपके न्यूमेरिकल में इसके संबंध में प्रश्न भी बनते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, अगर सामग्री की आय व्यय खाते में दर्शाई जाने वाली राशि ज्ञात करना हो तो सबसे पहले सामग्री पर जितना खर्च किया गया है यानी क्रय या भुगतान की गई राशि, इसके अंतर्गत सबसे पहले आप प्रारंभिक स्टॉक जोड़ेंगे और अंतिम स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो घटाएंगे। जैसा कि यदि मेरे पास में स्पोर्ट्स मटेरियल 2,000 रुपए का है, 10,000 का मैंने और खरीदा तो 2 और 10 12 और 4,000 का क्लोजिंग रह गया, तो यूज कितना हुआ 8,000 रुपए। तो क्या करना है, क्रय में प्रारंभिक स्टॉक तो जोड़ेंगे और अंतिम स्टॉक की राशि को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। अब आपको ये जो 4 एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट जो हमने 11वीं कक्षा में जब अंतिम समायोजन पढ़े थे, बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। जैसा हम बात करते हैं बकाया व्यय की, तो बकाया व्यय की राशि क्या करते हो, जोड़ी जाती है। कौन सा बकाया, एंड ऑफ द ईयर। तो वर्ष के अंत में अगर बकाया राशि को जोड़ते हैं तो प्रारंभ का बकाया क्या होगा, निश्चित रूप से घटाया जाएगा और एडवांस उल्टा चलेगा। बकाया अंतिम जोड़ा है ना, तो एडवांस कौन सा, प्रारंभिक जुड़ेगा और अंतिम जो है वो घटाया जाएगा। कोई एक एडजस्टमेंट आप याद रख लीजिए, बकाया व्ययों को जोड़ना है, कौन से, अंतिम, तो प्रारंभिक वाले घटेंगे, जबकि इनकम उल्टा चलेगी। इनकम कौन सी, प्रारंभिक वाली जोड़ी जाएगी और अंत वाली जो है
घटाई जाएगी। ये सीधा सीधा सा इस प्रकार से हमें गणना करनी है। कैसे करेंगे गणना? एक प्रश्न अपने सामने है, खेल सामग्री के लिए क्रय के लिए जो भुगतान की गई राशि है कितना है? 3,70,000। क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो ओपनिंग स्टॉक है, प्रारंभिक रहतिया है, उस राशि को हम जोड़ेंगे और जो अंतिम स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, उस राशि को हम घटा देंगे। सीधा सीधा सा है। अब बकाया अग्रिम आय व्यय का क्या करना है? एक ही बात याद रखना है, अंतिम बकाया जोड़ा जाएगा तो प्रारंभिक बकाया घटेगा। आय जो है प्रारंभिक जो अग्रिम है जोड़ी जाएगी, अंतिम वाली अग्रिम घटाई जाएगी। देखिए कैसे, खेल सामग्री क्रय के लिए लेनदार दे रखे हैं, बकाया राशि, स्टॉक दे रखा है और अग्रिम। सबसे पहला काम क्या है? ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे। तो देखिए 1 अप्रैल को है, इसका मतलब ये प्रारंभिक स्टॉक है, इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये क्या दे रखा है अपने को? ओपनिंग स्टॉक। तो 31 मार्च वाला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, इसे हम घटा देंगे। सबसे पहला समायोजन ही यही है। इसके बाद क्या नंबर आता है? एक बात जो याद रखनी है, अंतिम बकाया जोड़े जाएंगे। कहाँ है अंतिम बकाया? ये लेनदार यानी बकाया राशि, अंतिम वाले जुड़ेंगे तो प्रारंभिक वाली राशि को क्या कर दोगे? घटा दोगे। जबकि एडवांस उल्टा चलता है, एडवांस प्रारंभिक जुड़ेगा और अंत वाला घटाया जाएगा। तो ये प्रारंभिक जो है 11,500 जोड़ने हैं और 18,200 क्या किया जाएगा? आपके द्वारा घटाया जाएगा। सीधा सीधा सा समायोजन है। किस प्रकार से? सबसे पहली राशि क्या लेना है आपको? भुगतान की गई राशि। कौन सी राशि लेनी है? जो राशि अपने भुगतान की है। इसके बाद में कौन सा समायोजन? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जोड़ा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका घटाया जाएगा। तो 62,000 जो है जोड़ा जाएगा और जो राशि आएगी इसमें से 54,000 रुपये जो है आपका घटाया जाएगा। अब बकाया का समायोजन, बकाया क्लोजिंग जोड़ा जाता है, ओपनिंग घटाया जाता है। तो क्लोजिंग कौन सा है? 17,000 जोड़ा जाएगा और 25,000 घटाया जाएगा। ये देखिए 17,000 जो है जोड़ा गया है, 25,000 घटाया गया है। जबकि अग्रिम में क्या करते हो? प्रारंभिक वाला जोड़ा जाएगा, अंतिम वाला घटाया जाएगा। प्रारंभिक यानी 11,500 जोड़ा जाएगा, क्लोजिंग यानी 18,200 जो है आपका घटाया जाएगा। इनकी टोटल 432, 54 जोड़े तो 378, 28,500 को जोड़ा तो 4,6 और 43,200 घटाते हो तो 3,63,300 रुपए। कौन सी राशि? इस खेल सामग्री का जो आय व्यय खाते में दर्शाई जाने वाली राशि है, उसका राशि आएगा 3,63,300 रुपए। क्लियर है यहां तक? अब देखिए अपने को क्या करना है, जो सब्सक्रिप्शन है, चंदे की जो आय है, वह किस प्रकार से ज्ञात करना है। चंदे के बारे हमने जानकारी ली थी। यह अलाभकारी संस्थाओं की मुख्य आय होती है। आय तो होती है, लेकिन आपको राशि प्राप्ति भुगतान की दे दी और पूछा जाए कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना लिखा जाएगा, तो भाई गणना कैसे करोगे? तो गणना का जो फॉर्मूला है, सीधा सीधा जो तरीका है वो यही है कि आपको याद रखना है वर्ष के अंत में जो बकाया राशि है मैं तो उसे जोड़ूंगा। क्या करना है? प्राप्त राशि में वर्ष के अंत की बकाया राशि जोड़नी है। तो प्रारंभिक बकाया क्या होगा? प्रारंभिक बकाया जो है वह घटाया जाएगा। एडवांस में उल्टा चलेगा। अगर बकाया अंतिम जोड़ा ना तो एडवांस जो है प्रारंभिक जोड़ा जाएगा और अंत वाला क्या करेंगे? हम यहां पर घटा देंगे। सीधी सीधी सी बात है। तो चंदे की जो आपकी प्राप्ति भुगतान की राशि है उसे आय व्यय में इस प्रकार बदलना है। अगर आय व्यय की राशि दे दे और कितनी राशि प्राप्त हुई ये पूछ ले तो इसकी जगह यह पूछा गया तो इन दोनों को जोड़ देंगे और यह राशि जो है हम घटा देंगे। किस प्रकार से? ये देखिए, आपको प्रश्न पूछा है 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाते के अनुसार
प्राप्त चंदा कितना है? 2,50,000। आपको प्राप्त राशि दे रखी है 250, तो निश्चित रूप से पूछेगा क्या? वह राशि जो आय व्यय खाते में लिखी जाएगी। गणना कैसे करोगे? सीधा सीधा सा तरीका है, हम तो अंतिम बकाया राशि को जोड़ते हैं और प्रारंभिक बकाया को घटाते हैं। एडवांस उल्टा चलते हैं, ओपनिंग वाला जोड़ते हैं और क्लोजिंग वाला घटाते हैं। ये लीजिए प्रश्न, 1 अप्रैल 2017 और 1 अप्रैल 2018 को अप्राप्त चंदा यानी बकाया चंदा। फिर लिखता है 1 अप्रैल 17 को अग्रिम और 31 मार्च 18 को अग्रिम, यानी अप्रैल 17 वाला तो होता है प्रारंभिक, 31 मार्च वाला होगा अंतिम। अब देखिए बकाया में क्या करना है? बकाया क्लोजिंग वाला जोड़ा जाएगा। मैं तो आपको एक ही शब्द याद करवा रहा हूं कि बकाया जो क्लोजिंग है वह जोड़ दो। तो बकाया प्रारंभिक क्या करोगे? घटेगा। और बकाया क्लोजिंग जोड़ा है तो एडवांस कौन सा जोड़ोगे? एडवांस जो है आप ओपनिंग राशि जोड़ोगे और क्लोजिंग वाली घटाओगे। सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। स्वतः ही क्या है, जो चंदे की जो राशि है प्राप्ति भुगतान से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? उस चंदे की आय व्यय खाते में दर्शाई जाने वाली राशि या वह राशि जो चंदे की इनकम है। क्या लिखता है? वर्ष 17-18 के लिए चंदे से आय की राशि का निर्धारण करें और आरंभिक और अंतिम तुलन पत्र बैलेंस शीट में राशियां जो है किस प्रकार प्रदर्शित होगी। तो आय व्यय तो देखो प्लस माइनस तो हमने यहीं पर लगा ही लिया है, सीधा सीधा सा है। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए प्राप्त राशि में क्या करना है? चंदे की प्राप्त राशि जो आपको दे रखी है 2,50,000, इसके अंतर्गत अंत की बकाया राशि जोड़ेंगे, प्रारंभ की बकाया राशि जो है घटाएंगे। अंत की बकाया राशि आपको दे रखी है 35,000 जोड़ेंगे, 50,000 जो है आपका घटाएंगे। ये 35,000 जोड़ा है, 50,000 घटाया। जबकि एडवांस उल्टा चलता है, प्रारंभ का एडवांस जोड़ा जाएगा, अंत वाला घटेगा। ये प्रारंभिक अग्रिम जोड़ी गई है, अंतिम अग्रिम जो है आपका घटाया गया है। प्रारंभिक अग्रिम कितना है? ये दे रखा, 25,000 जोड़ दिया, 30,000 जो है इस प्रकार से घटा दिया। ये सीधा सीधा सा जो है प्राप्त की जो राशि है वो किस में कन्वर्ट कर दी? आय व्यय खाते में जो राशि लिखी जाएगी उस राशि में इसका परिवर्तन कर दिया है। अब देखिए प्रश्न में यह भी पूछा गया था कि भाई बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, चिट्ठे में कहाँ जाएगा। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पर, अगर चंदा बकाया है, पहले तो बात यहाँ क्लियर कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन जो है, चंदा जो है अलाभकारी संस्थाओं की आय होती है अथवा व्यय, तो निश्चित रूप से ये क्या है? अलाभकारी संस्थाओं की आय है। और यह हम भी जानते हैं कि अगर इनकम बकाया रहती है तो यह क्या है? उस संस्था की संपत्ति है। और अगर एडवांस प्राप्त कर लिया तो निश्चित रूप से क्या रहेगा? आपका दायित्व रहेगा। तो ये जो अप्राप्त है ये 17 की संपत्ति है या 18 की संपत्ति है, और ये जो अग्रिम दे रखा है एडवांस, ये क्या दे रखी है? यह अग्रिम प्राप्त राशि क्या है? अपना दायित्व है। ये देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग वाला ओपनिंग का दायित्व और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग का दायित्व। इसी प्रकार अगर सब्सक्रिप्शन बकाया है, बकाया मतलब भविष्य में प्राप्त होगा, और भविष्य में प्राप्त होने वाली राशियां संपत्तियां कहलाती है। तो बकाया जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका क्या माना जाएगा? संपत्ति माना जाएगा। अगर वर्ष के प्रारंभ में है तो गत वर्ष का चिट्ठा यानी 31 मार्च 17 में आ जाएगा। अगर एंड ऑफ द ईयर है तो 31 मार्च 2018 को बनाई गई बैलेंस शीट में वह राशि जो है आपका प्रदर्शित की जाएगी। सीधा सीधा सा ध्यान में रखना है, अंतिम बकाया जोड़िए, प्रारंभिक बकाया घटाइए। अग्रिम प्रारंभिक जोड़िए और अंतिम घटाइए, स्वतः ही आय व्यय खाते में प्रदर्शित राशि में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? प्राप्ति भुगतान खाते में दी गई व्यय की राशि को किस में कन्वर्ट करना है? आय व्यय खाते में दर्शाई जाने वाली राशि। अभी हमने इनकम का पढ़ा था जो सब्सक्रिप्शन था,
अब हम खर्चे के बारे में पढ़ेंगे। तो तरीका वही है, वहां प्राप्त राशि में अंतिम बकाया जोड़ा था, यहां पर चुकाई गई राशि में अंतिम बकाया जोड़ेंगे। क्योंकि आय प्राप्त होती है, खर्चे चुकाए जाते हैं, तो जितना भी राशि का भुगतान किया है उसके अंतर्गत उस संबंधित व्यय की राशि का अंतिम बकाया क्या करोगे, जोड़ेंगे। तो प्रारंभिक बकाया का क्या करेंगे, निश्चित रूप से घटाएंगे। एडवांस उल्टा चलता है, प्रारंभिक जो एडवांस है वह जोड़ा जाएगा और अंतिम जो है आपका वो घटाया जाएगा। बकाया की जगह अग्रिम, बकाया की जगह क्या आ जाएगा, अग्रिम आ जाएगा। किस प्रकार से, देखिए 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाते के अनुसार चुकाया गया वेतन जो है 50,000 रुपए है। कितना चुकाया गया है, 50,000। आपको निकालना क्या है, यह पूछेगा आय व्यय खाते में कितनी राशि जाएगी या बैलेंस शीट में जो है कितनी राशि जाएगी। सीधा सीधा सा तरीका है, यह 1 अप्रैल 18 को बकाया है, यह 31 मार्च 19 को बकाया है। अंतिम बकाया जोड़ेंगे और प्रारंभिक बकाया है वो घटाएंगे। ये अंतिम बकाया जोड़ देंगे और प्रारंभिक जो बकाया है उसको अपने क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, उस राशि को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी 12,000 जो है जोड़ा जाएगा और 10,000 जो है आपका घटाया जाएगा। सीधा सीधा सा है, लेकिन एडवांस उल्टा चलेगा। एडवांस प्रारंभिक जोड़ेंगे और अंतिम घटाएंगे। ये प्रारंभिक जो आपको दे रखा है बकाया लिखा है क्या, अग्रिम आएगा बेटा यहां पर। तो प्रारंभिक जो अग्रिम है 15,000 ये तो जोड़ा जाएगा और ये अंत वाला क्या करेंगे, हम यहां पर घटा देंगे। तो ये देखिए 15,000 जो है आपका जोड़ दिया जाएगा और 20,000 की राशि को जो है हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो राशि आएगी वो 47,000। अगर आपसे पूछा जाए बैलेंस शीट में कितनी राशि जाएगी, तो निश्चित रूप से बैलेंस शीट में कौन सी राशि जाएगी, जो बकाया वेतन है वह तो जाता है आपका दायित्व पक्ष में और एडवांस जो है वह जाएगा संपत्ति पक्ष में। यह उल्टा चलेगा, इनकम बकाया संपत्ति में जाती है और एडवांस जो है वो दायित्व में। जबकि खर्चे उल्टे चलते हैं, खर्चा अगर एडवांस है तो संपत्ति पक्ष में जाएगा, अगर बकाया है तो कहाँ लिखा जाएगा, दायित्व पक्ष में जो है उन राशियों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये हमने क्या सीखा है, जितने भी आय और व्यय है उनकी जो प्राप्ति या भुगतान की राशि दी गई है उसे आय और व्यय खाते में जो है किस प्रकार से बदला जाए। धन्यवाद।